अब हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट अल्फा डीके के बाद बीटा डीके। सो बीटा डीके तीन तरह का होता है। ये आपका होता है नेगेटिव बीटा डीके, पॉजिटिव बीटा डीके एंड के कैप्चर। तो लेट अस सी वन बाय वन कि ये क्या होता है। तो भाई सबसे पहले हम लोग आएंगे नेगेटिव बीटा डीके पे। ठीक है, नेगेटिव बीटा डीके पे, इसे हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, नेगेटिव बीटा डीके। अभी नेगेटिव बीटा डीके में क्या होगा, इन नेगेटिव बीटा डीके एन अनस्टेबल न्यूक्लियस इमिट्स इलेक्ट्रॉन्स। अब आप बोलोगे भाई ये क्या बात हो गई यार, ये न्यूक्लियस कब से इलेक्ट्रॉन इमिट करने लग गया? न्यूक्लियस के अंदर तो होता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन, है ना। इसके अंदर तो न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। भाई न्यूट्रॉन इमिट करेगा, प्रोटॉन करेगा, कुछ और करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कब से इमिट करने लग गया? तो electron does not exist inside nucleus. They are created in the process of decay. They are created in the process of decay. अब जैसे होता क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर ये रिएक्शन होता है कि एक न्यूट्रॉन टूटता है एक प्रोटॉन में, प्लस एक इलेक्ट्रॉन में, एंड प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रॉन किस में टूटता है? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया। न्यूक्लियर रिएक्शन में देखो क्या होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन में आप देखोगे कि जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व्ड रहेगा। टोटल चार्ज कंजर्व्ड रहेगा। जैसे इधर रिएक्टेंट साइड पे देखो, आप लेफ्ट साइड पे देखो कितना चार्ज है, टोटल 0। आप राइट साइड में अगर देखोगे तो कितने चार्जेस हैं, इधर इस पे +1 हो गया, इधर -1 हो गया, +1 -1 मिलकर के क्या हो गया, 0। एंड ये आपका चार्ज कंजर्व्ड हो गया, प्लस एक साथ में ये एंटी न्यूट्रिनो इमिट होता है। एंटी न्यूट्रिनो इमिट होता है। अब ये एंटी न्यूट्रिनो क्या है भाई? ये एंटी न्यूट्रिनो क्या है? तो एंटी न्यूट्रिनो, ये एंटी न्यूट्रिनो का सिंबल होता है। एक एंटी न्यूट्रिनो होता है, एक न्यूट्रिनो होता है। न्यूट्रिनो को हम लोग सिंपली ऐसे दिखाते हैं और एंटी न्यूट्रिनो को ऐसे ऊपर बार लगा के दिखाते हैं। ये एंटी न्यूट्रिनो पे ना तो कोई चार्ज होता है, तो इसीलिए यहाँ पे 0 लिखा गया है। ठीक है, कोई चार्ज भी नहीं होता है एंड कोई मास भी नहीं होता है। तो मास भी नहीं होता है तो यहाँ पे 0 लिखा गया है। तो भाई मास भी नहीं है, चार्ज भी नहीं है, एंड इसका स्पीड नियरली इक्वल टू सी होता है। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू सी बट नियरली इक्वल टू सी। तो आप बोलोगे सर चार्ज भी नहीं है, मास भी नहीं है, स्पीड भी ऑलमोस्ट सी के इक्वल है, तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता तब तो उसका वैक्यूम में स्पीड एग्जैक्टली इक्वल टू सी होता, नियरली नहीं होता। तो एंटी न्यूट्रिनो जो है वो नॉट, इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल है। एंड ये आपका एंटी न्यूट्रिनो इज द मोस्ट पेनिट्रेटिंग पार्टिकल। एंटी न्यूट्रिनो इज द मोस्ट पेनिट्रेटिंग पार्टिकल इन द यूनिवर्स। और ये जो है कितना थिक लीड्स को पता है पेनिट्रेट कर सकता है? इट कैन पेनिट्रेट 1 light year थिक lead विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब्ड। कितना थिक? 1 light year थिक। 1 light year थिक। ठीक है, 1 light year थिक, यस यू हर्ड इट राइट, सही लिखा हुआ है। 1 light year थिक लेड को भी पेनिट्रेट कर सकता है विदाउट गेटिंग एब्जॉर्ब। सो इट इज द मोस्ट पेनिट्रेटिंग पार्टिकल। एंड ये याद रखना है आपको, लाइक कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन टूटेगा प्रोटॉन में प्लस इलेक्ट्रॉन में, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो इमिट होता है which is chargeless, which is massless, speed nearly equal to c है but it is not an electromagnetic wave। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ऊपर में जो आपने अभी ये रिएक्शन लिखा, इट अकर्स इन फ्री स्टेट आल्सो। नाउ व्हाट डू मीन बाय अकर्स इन फ्री स्टेट? मतलब ये जैसे न्यूक्लियस में तो न्यूट्रॉन अकेला नहीं था, न्यूक्लियस में तो और भी चीजें थी, तो वहां पे तो ये रिएक्शन हो ही रहा था। बट अगर न्यूट्रॉन आइसोलेटेड भी रहेगा तो उस केस में भी ये टूटता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में, प्लस एंटी न्यूट्रिनो एमिट करता है। and because neutron is unstable particle, neutron is not stable,
बट प्रोटॉन इज ए स्टेबल पार्टिकल। तो कोई भी अनस्टेबल चीज जो होता है वो चाहता है स्टेबल बनना। तो ये दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फ्री स्टेट ऑल्सो, ठीक है। फ्री स्टेट मीन्स इवन दो द न्यूट्रॉन इज आइसोलेटेड देन ऑल्सो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो ये रिएक्शन न्यूक्लियस के अंदर भी होगा और फ्री स्टेट में भी होगा। So as neutron is not a stable particle, it decomposes. Now बीटा डीके होगा किस तरह के न्यूक्लियाई में? तो देखो बीटा डीके में हो क्या रहा है, न्यूट्रॉन टूट रहा है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में। तो अब ये प्रोटॉन तो अंदर ही रह जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर ही रह जाएगा, है ना। तो निगेटिव बीटा डीके में क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन टूट रहा है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में, तो ये प्रोटॉन तो अंदर ही रह जाएगा न्यूक्लियस के। इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल आता है, इसी को हम लोग बोलते हैं निगेटिव बीटा, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो एमिट होगा। सो निगेटिव बीटा किस टाइप के न्यूक्लियस में ज्यादा होगा? निगेटिव बीटा डीके अकर्स इन दोज न्यूक्लियाई वेयर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज मोर देन दैट नीडेड फॉर स्टेबिलिटी। भाई स्टेबिलिटी के लिए जितने न्यूट्रॉन्स चाहिए अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उससे भी ज्यादा है है ना, स्टेबिलिटी के लिए जितने न्यूट्रॉन्स चाहिए अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उससे भी ज्यादा हैं तो क्या होगा, तो न्यूट्रॉन टूट जाएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। तो ऐसे न्यूक्लियस के अंदर निगेटिव बीटा डीके होगा जिसमें न्यूट्रॉन जरूरत से ज्यादा हो, यानी कि स्टेबिलिटी के लिए जितना चाहिए उससे ज्यादा हो। और यू कैन से कि देखो न्यूट्रॉन टूट करके क्या बन रहा है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन बन रहा है ना, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन बन रहा है। तो यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो आप कि ऐसे न्यूक्लियस के अंदर होगा निगेटिव बीटा डीके जिसमें प्रोटॉन्स की संख्या कम हो, प्रोटॉन्स का नंबर कम हो, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर लेस देन दैट रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी। तो एक ही बात है, दोनों में कोई भी कर सकते हो आप। एंड ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जहां पे कि निगेटिव बीटा डीके होता है। जैसे ट्रीटियम, ट्रीटियम इज द लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इन द यूनिवर्स मेरे दोस्त, यस यू शुड नो दिस। ट्रीटियम इज द लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव वाले के लिए यहाँ पे स्टार लगा देते हैं, तो ये स्टार लगा हुआ है, दिस इज ट्रीटियम। ये कार्बन 14, कार्बन 14। अब देखो स्टेबल जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन 1 1 होता है। यहाँ पे क्या है आप देख रहे हो, ट्रीटियम में भाई एक प्रोटॉन के साथ दो दो न्यूट्रॉन्स हैं, तो न्यूट्रॉन जरूरत से ज्यादा है, तो यहाँ पे निगेटिव बीटा डीके होता है और ये टूट जाता है, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में टूटेगा। कार्बन 14 आप जानते हो, कार्बन 12 जो होता है वो स्टेबल न्यूक्लियस होता है। अभी 14 वाले में क्या है, दो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे जरूरत से ज्यादा जो है वो न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो इसमें होगा निगेटिव बीटा डीके। सोडियम 1123, सोडियम 1123 होता है स्टेबल न्यूक्लियस, स्टेबल वाले में मास नंबर 23 होता है, ठीक है। उसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो 12 होते हैं, पर यहाँ पे सोडियम 24 है, यहाँ पे भी न्यूट्रॉन के नंबर जो है वो जरूरत से स्टेबिलिटी के लिए जितना चाहिए उससे ज्यादा है, तो यहाँ पे भी होता है निगेटिव बीटा डीके। एंड ये देखो कार्बन 14 का हाफ लाइफ जो होता है वो होता है 5700 ईयर्स, 5700 ईयर्स, ठीक है। हाफ लाइफ आपने केमिस्ट्री में पढ़ाई होगा, आगे यहाँ पे भी पढ़ोगे डीके लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी में कि, तो ये उसी से हम लोग जो है वो लाइक फॉसिल्स का या पुराने चीजों का एज पता लगाते हैं कि उससे पता लगता है कि भाई कितना न्यूक्लियस, आई मीन आधा, मान लो 5700 ईयर्स किसी चीज का एज हो गया तो आधा न्यूक्लियस में डिके कर गया होगा, आधा ही बचा होगा, ठीक है। तो उससे आइडिया लगता है डिके करेगा तो अलग प्रोडक्ट में बदलेगा, तो वो वाले प्रोडक्ट और जो मेन न्यूक्लियस है उसके रेशियो से पता चलता है कि भाई कितनी एज हुई है उसकी। सोडियम 1124 इसकी हाफ लाइफ मात्र 15 घंटे होती है, ओनली 15 आवर्स। ट्रीटियम इज द लाइटेस्ट रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस इन द यूनिवर्स। अच्छा, इफेक्ट ऑफ नेगेटिव बीटा डीके क्या होगा जरा देखिए। अब नेगेटिव बीटा डीके जब होगा तो न्यूट्रॉन टूटता है प्रोटॉन में प्लस इलेक्ट्रॉन में, है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसी को नेगेटिव बीटा डीके बोलते हैं। अब ये बताओ, अगर न्यूट्रॉन टूट रहा है प्रोटॉन में तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसका नंबर तो 1 से बढ़ गया ना, है ना। ये रिएक्शन न्यूक्लियस के अंदर जब हो रहा है एंड न्यूट्रॉन टूट गया प्रोटॉन में,
तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर वो उसका नंबर 1 से बढ़ गया, उसका नंबर 1 से बढ़ गया तो Z का वैल्यू 1 से बढ़ गया, तो वो क्या हो गया, एलिमेंट ही चेंज हो गया, वो है ना, Z ही चेंज हो गया, एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा। तो एलिमेंट चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 से बढ़ गया तो Z का जो वैल्यू है वो 1 से बढ़ जाएगा। ठीक है, Z का वैल्यू 1 से बढ़ जाएगा। एंड मास नंबर, लाइक मास नंबर, इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया एंड इलेक्ट्रॉन तो मास नंबर में काउंट होता भी नहीं है। एंड तो पहले न्यूट्रॉन था वही अभी प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया है ना, न्यूट्रॉन था वही प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, तो मास नंबर तो वही रहेगा। सो मास नंबर विल रिमेन सेम, एटॉमिक नंबर Z विल इंक्रीज बाय 1। तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ने से क्या होगा, जैसे मान लो ट्रीटियम है तो उसमें अगर निगेटिव बीटा डीके होगा, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया तो ये हाइड्रोजन बन जाएगा हीलियम, तो ये हीलियम हो गया है ना। ये जो इसका एटॉमिक नंबर है 1 से बढ़ के हो गया 2, मास नंबर वही है, मास नंबर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, मास नंबर चेंज नहीं हुआ। तो ये ट्रीटियम जो है ये आपका बन गया हीलियम 23 एंड ये हीलियम 23 बन गया एंड इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल जाएगा, इसी को निगेटिव बीटा डीके बोलते हैं और एंटी न्यूट्रिनो यहाँ पे रिलीज होता है। सो यहाँ पे ये देखो, ये इसको बोलेंगे हम लोग पेरेंट न्यूक्लियाई, तो ये पेरेंट न्यूक्लियाई हो गया और ये हो गया डॉटर न्यूक्लियाई। तो पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई में मास नंबर सेम है 3 बट एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है। तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, जिसका कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो बट मास नंबर सेम हो, इनको हम लोग बोलते हैं आइसोबार्स। सो हियर डॉटर न्यूक्लियस इज द आइसोबार ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस। तो डॉटर न्यूक्लियाई इज द आइसोबार ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस। और यहाँ पे जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होगा वो डेट विल बी स्लाइटली लेस देन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट विल बी स्लाइटली लेस देन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। तो थोड़ा सा मास का लॉस होता है और वही मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। तो डेट मास विल गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो जैसा हमने पढ़ा ना मास डिफेक्ट की, भाई टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, तो एनर्जी कितना रिलीज होगा, दिस इनटू सी स्क्वायर। सो एनर्जी रिलीज विल बी डेल्टा एम इनटू सी स्क्वायर वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे मास जो है वो थोड़ा सा से कम हो जाएगा, मास डिक्रीजेस बाय वेरी स्मॉल अमाउंट। सोडियम 24 अगर इसका नेगेटिव बीटा डिके होगा तो क्या होगा, सो व्हाट वी हैव सीन कि नेगेटिव बीटा डिके होता है तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, बिकॉज न्यूट्रॉन जो है वो टूट गया प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया है ना, और उसी को नेगेटिव बीटा बोलते हैं। प्रोटॉन रह गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गया 1 से, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 से बढ़ जाने से Z का वैल्यू 1 से बढ़ जाएगा, तो 11 से हो जाएगा ये 12 होता है मैग्नीशियम। तो ये सोडियम जो है वो कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम में, और ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल जाएगा न्यूक्लियस के, जिसको हम लोग नेगेटिव बीटा बोलते हैं, और यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो भी बाहर निकलेगा। सो एटॉमिक नंबर increases by 1 and mass number remains same, so parent nucleus and daughter nucleus they are isobar of each other। तो ये हो गया आपका नेगेटिव बीटा डीके। ठीक है, स्वप्निल आया समझ में? स्वप्निल समझ में आया? तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं पॉजिटिव बीटा डीके। पॉजिटिव बीटा डीके, तो पॉजिटिव बीटा डीके, पॉजिटिव बीटा किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं हम लोग पॉजिट्रॉन को। पॉजिट्रॉन जो होता है उसका मास इज सेम एज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज भी इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, मैग्नीट्यूड उतना ही होगा बट पॉजिटिव होगा। ठीक है, सो पॉजिट्रॉन जो है दिस इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका चार्ज जो है वो +1 होगा और मास उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है, तो पॉजिट्रॉन का भी हम लोग चार्ज बोलेंगे +1, मास नंबर बोलेंगे 0, मास नंबर 0 बोलेंगे, मास 0 नहीं बोल रहे हैं। Now, when a nucleus decays by emitting positron, अभी पॉजिट्रॉन कब निकलेगा, जब देखो यहाँ पे प्रोटॉन अगर टूट जाए न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन में, तो इसमें टूटता है, प्रोटॉन टूटता है न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन में, और वहां पे न्यूट्रिनो इमिट होता है। ठीक है, न्यूट्रिनो, ये देखो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो होते हैं ना,
लाइक दे आर एंटी पार्टिकल ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये नेगेटिव बीटा डीके में एंटी न्यूट्रिनो इमिट हो रहा था, बट यहाँ पे पॉजिटिव बीटा डीके में न्यूट्रिनो इमिट होता है। सो यहाँ पे देखो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में जैसा मैंने बोला कि टोटल चार्ज कंजर्व्ड होता है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में टोटल चार्ज कितना है +1, तो राइट हैंड साइड में भी टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, +1 ही होना चाहिए। तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है नहीं, पॉजिट्रॉन पे चार्ज है +1, तो टोटल चार्ज जो है वो +1 ही हो गया। एंड न्यूट्रिनो पे तो ना चार्ज होता है ना मास होता है, तो न्यूट्रिनो पे तो चार्ज मास दोनों 0 है, ठीक है। सो ये आपका क्या बोलते हैं, प्रोटॉन टूटेगा न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन में प्लस न्यूट्रिनो इमिट होगा, ठीक है। प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन ये स्टेबल होता है। हमने देखा अभी पिछले एग्जांपल में कि प्रोटॉन होता है स्टेबल और न्यूट्रॉन होता है अनस्टेबल। तो यहाँ पे अब ये बताओ कि एक स्टेबल चीज अनस्टेबल में टूट सकता है क्या? एक स्टेबल चीज क्या अनस्टेबल में टूट सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर ये फ्री स्टेट में है, अगर प्रोटॉन अकेला है, आइसोलेटेड है, तो ये तो खुद ही स्टेबल है, एंड न्यूट्रॉन अनस्टेबल है, तो इसमें ये नहीं टूटेगा, उसमें ये नहीं टूटेगा। बट अगर ये प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, तो न्यूक्लियस के अंदर है तो आप सिर्फ प्रोटॉन की स्टेबिलिटी नहीं देखते हो, बल्कि टोटल स्टेबिलिटी न्यूक्लियस का देखा जाता है एज ए होल। इन दैट केस अगर न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो वहां पे ये चीज हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है पॉजिटिव बीटा डीके का। तो ये पॉजिटिव बीटा डीके का जो रिएक्शन होगा न्यूक्लियस के अंदर ही होगा, एंड आइसोलेटेड जो प्रोटॉन है वो नहीं टूटता है न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन में। So this reaction takes place inside the nucleus, and again this neutrino is also not an electromagnetic wave. इसका चार्ज जो है 0 है, मास 0 है, स्पीड नियरली इक्वल टू c है। So this reaction does not occur in free state. This reaction does not occur in free state. ये reaction free state में नहीं होगा because proton is a stable particle and can exist for infinite time in free state. Proton stable है वो, it can exist as stable for infinite time in free state. तो electrons and positrons are also stable. Electrons and protons भी stable होते हैं, but neutron is not stable. Now इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसका है कहाँ पे? अब देखो मेन क्या है कि इस टाइप का रिएक्शन होगा कहाँ पे, किस टाइप के न्यूक्लियस में ये ऐसा रिएक्शन होगा। इसमें देखिए प्रोटॉन टूट रहा है न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन में, तो जिसमें प्रोटॉन ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा कर लो, या आप ये कहो कि स्टेबिलिटी के लिए जितना रिक्वायर्ड होता है उससे अगर ज्यादा प्रोटॉन है, तो स्टेबिलिटी के लिए जितना चाहिए उससे ज्यादा प्रोटॉन है, तो वैसे न्यूक्लियस में ये रिएक्शन होगा। या फिर आप कहो कि देखो ये प्रोटॉन टूट रहा है न्यूट्रॉन में, तो अगर आप ये कहो कि जिसमें न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम है देन दैट रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी, तो वैसे न्यूक्लियस के अंदर ये रिएक्शन होगा, ठीक है, जहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम है देन दैट रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी। जैसे वैसा देखो, जैसे ये फॉस्फोरस 1530, देखो स्टेबल वाला जो फास्फोरस होता है उसका मास नंबर होता है 31, स्टेबल वाले फास्फोरस का मास नंबर होता है 31। तो ये 30 वाले में क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम है जितना स्टेबिलिटी के लिए चाहिए उससे, तो ये इसमें जो है वो फर्दर बीटा डीके होता है। अब ये जो फास्फोरस 1530 है ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये इस रिएक्शन में क्रिएट होता है। कौन से रिएक्शन में? लाइक एल्यूमिनियम को अगर अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड करते हैं, तो एल्यूमिनियम को अगर अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड करते हैं तो ये जो है ये बन जाता है, यहाँ पे देखो चार्ज कितना देखो इसमें क्या होगा कि हाँ आप देख लो, अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड करेंगे तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 13 + 2 15 हो गया, एंड टोटल मास नंबर कितना होगा, वो भी 27 + 4 31 होना चाहिए। तो यहाँ पे एक फास्फोरस 1530 बनता है और एक न्यूट्रॉन इमिट होता है, एक न्यूट्रॉन इमिट होता है। एंड बाय दिस रिएक्शन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हैड टेकन प्लेस। तो इसी रिएक्शन से डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पता चला था।
and this phosphorus 1530 is the first radioactive element. So this is first radioactive element. So phosphorus 1530 is a radioactive element and it emits positron because जो स्टेबल वाला फॉस्फोरस होता है वो 1531 होता है और ये 1530 में जितना न्यूक्लियस चाहिए स्टेबिलिटी के लिए उससे कम न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस टूट जाता है प्रोटॉन प्लस पॉजिट्रॉन में, है ना। अभी ये प्रोटॉन में अगर टूटेगा तो क्या होगा, सॉरी उल्टा बोल दिया, पॉजिटिव बीटा डीके है ना, यहाँ पे प्रोटॉन टूटता है न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन में, प्रोटॉन टूटता है न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन में। तो प्रोटॉन अगर टूटेगा न्यूट्रॉन में तो क्या हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन एक से कम हो गया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एक से कम हो गया तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर एक से कम हो जाएगा। सो पॉजिटिव बीटा डीके में प्रोटॉन टूट रहा है न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन में, तो यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर कम हो रहा है तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा एक से, ठीक है। मास नंबर वही रहेगा बिकॉज प्रोटॉन तो टूट के न्यूट्रॉन तो बन ही रहा है ना, वो तो न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा। सो इस पॉजिटिव बीटा डीके में जो एटॉमिक नंबर है एक से कम हो जाता है, तो लाइक फॉस्फोरस 1530 का अगर पॉजिटिव बीटा डीके होगा तो ये बन जाएगा सिलिकॉन 1430 और एक पॉजिट्रॉन एमिट होगा, ठीक है, और न्यूट्रिनो एमिट होगा। ओके। और ये रिएक्शन प्रोटॉन का टूटने वाला न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन में वो फ्री स्टेट में नहीं होगा। बोलो स्वप्निल, समझ में आया? माइक नहीं काम कर रहा है क्या आपका? माइक आपका लगता है काम नहीं कर रहा है। ओके, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड तो नेगेटिव बीटा डीके देखा, पॉजिटिव बीटा डीके देखा, इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, तो अभी हम लोग वो ग्राफ डिस्कस करेंगे। तो किस चीज का ग्राफ है, कैसा ग्राफ है, उसके बाद फिर होगा के कैप्चर एंड उसके बाद होगा गामा डीके और ये चैप्टर फिर हो जाएगा, चैप्टर नहीं, ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर डीके लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी होगा। ओके, तो चलिए ये जरा ग्राफ देखते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। सो देखो क्या किस चीज का ग्राफ है, अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन बीटा पार्टिकल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जीज। अच्छा देखो, ये जो नेगेटिव बीटा डीके हुआ या पॉजिटिव बीटा डीके हुआ उसमें एनर्जी रिलीज हुआ, और एनर्जी कितना रिलीज हुआ, जितना मास का लॉस हुआ, डेल्टा एम मास डिफेक्ट बोलते हैं, इनटू सी स्क्वायर, तो इतना एनर्जी रिलीज हुआ। अब ये एनर्जी का अगर हम माने, अगर हम ये एज्यूम करें कि ये जो एनर्जी है, अगर हम ये एज्यूम करें कि ये जो एनर्जी है वो अगर हम ये एज्यूम करें कि ये जो एनर्जी है वो सिर्फ इन सब में क्या हुआ, इन सब में सिर्फ बट गया। अगर हम ये एज्यूम करें कि जो एनर्जी है वो इन तीनों में ही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बटा एंड कोई दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ, ऐसा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसा एज्यूम करें तो जैसे देखो ये लाइक ये एग्जांपल की बात करते हैं, तो जैसे मान लो एक ट्रीटियम है और वो टूटा हीलियम 23 प्लस नेगेटिव बीटा प्लस एंटी न्यूट्रिनो, तो वी आर एज्यूमिंग कि जो एनर्जी रिलीज हुआ वो किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ, कोई उसका लॉस नहीं हुआ, और ये इन तीनों में ही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट गया। तो इसमें ज्यादा किसको मिलेगा और कम किसको मिलेगा? तो देखो भाई, हमने आज ही देखा, पहले भी देखा है कि जब भी कोई एक्सप्लोजन होता है या कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उसमें जो लाइटर पार्टिकल होता है उसी को काइनेटिक एनर्जी का मेजर पोर्शन मिलता है। मेजर पोर्शन, ज्यादातर पोर्शन किसको मिलता है? जो छोटा होता है।
और अभी अल्फा बीटा डिके वाले के टाइम पे भी आपको दिखाया कि जितना ज्यादा छोटा होगा आपका कोलिजन में पार्टिकल, जो पार्टिकल जितना ही ज्यादा छोटा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर ये एनर्जी इन तीनों में बटा है, तो पहले तो 2 ही होते थे, अभी 3-3 हो गए, तो इन तीनों में बटा होगा। तो हीलियम 2-3 जो है वो तो बहुत हैवी हो गया इन दोनों के कंपैरिजन में। तो हैवी वाला जो है इसको बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट मिलेगा। सबने कहा कि भैया तुम तो बड़े हो, समझदार हो, तुम क्या लोगे, तुम साइड हो जाओ। तो इसको हीलियम 2-3 जो बड़ा है उसको मिलेगा बहुत ही कम। या फिर जैसे सोडियम 1124 डिके हुआ है मैग्नीशियम प्लस नेगेटिव बीटा प्लस एंटी न्यूट्रिनो में। तो ये जो मैग्नीशियम है, जो डॉटर न्यूक्लियस है, इसका तो साइज है बहुत ज्यादा, तो इसको मिलेगा नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ दैट एनर्जी। ठीक है, और मेनली जो एनर्जी बटेगा वो इन दोनों में बटेगा, नेगेटिव बीटा में और इसमें एंटी न्यूट्रिनो में। ठीक है, सिमिलरली अगर पॉजिटिव बीटा डिके है तो पॉजिटिव बीटा डिके में और न्यूट्रिनो में। अब देखो इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन है, जो नेगेटिव बीटा है मतलब इलेक्ट्रॉन, तो उसका कुछ तो मास है, उसका कुछ तो मास है। या पॉजिट्रॉन है तो हमने पॉजिट्रॉन का भी देखा कि उसका भी मास इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है, तो कुछ तो मास है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का। लेकिन न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो जो होते हैं उनपे जो है वो मास ऑलमोस्ट जीरो होता है, चार्ज भी उनका ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो इनका तो मास जो है वो है नहीं, या बहुत ही कम है, बहुत ही नेग्लिजिबल है। सो अब इनका मास है नहीं, तो इन दोनों में जब एनर्जी बटेगा नेगेटिव बीटा में और एंटी न्यूट्रिनो में, तो मेजर पोर्शन ऑफ दैट एनर्जी कौन ले जाएगा, वो ले जाएगा एंटी न्यूट्रिनो, बिकॉज सबसे कम मास उसी का है। एंड वी नो कि जिसका मास कम होता है उसी को एनर्जी ज्यादा मिलता है ना, एक्सप्लोजन के केस में, न्यूक्लियर रिएक्शन के केस में। तो ये हमने प्रूफ करके देखा था। तो यहाँ तो ज्यादा एनर्जी जो मिलेगा वो मिलेगा एंटी न्यूट्रिनो को, और कम एनर्जी मिलेगा ये इलेक्ट्रॉन को, और ये जो डॉटर न्यूक्लियस है इसको तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ठीक है, सो यहाँ पे सिमिलरली अगर पॉजिटिव बीटा डिके हो रहा है, तो अगर पॉजिटिव बीटा डिके होगा तो उसमें क्या होगा कि सिमिलरली जो ये डॉटर न्यूक्लियस है उसको नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा, और जो मेनली एनर्जी है वो बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, पॉजिट्रॉन में और न्यूट्रिनो में, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो में। अब देखिए क्या है कि जब ये एनर्जी बटा, कहाँ गया, हाँ यही तो है, जब ये एनर्जी बटेगा तो कैसे कैसे बटेगा यार। अब देखो यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने लिया है नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, वाई एक्सिस पे लिया है नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, और एक्स एक्सिस पे लिया है एनर्जी, एक्स एक्सिस पे एनर्जी, और वाई एक्सिस पे है नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स। अच्छा, अब देखो लाइक एक्स एक्सिस पे जब आप एनर्जी ले रहे हो तो यहाँ पे एनर्जी का वैल्यू है 0। तो जो बीटा पार्टिकल्स को एनर्जी मिला, लेट अस से ई डैश बोल देता हूं मैं, तो यहाँ पे 0 हो गया। तो ऐसे भी क्या कुछ बीटा पार्टिकल्स हैं, ऐसे भी कुछ क्या बीटा पार्टिकल्स हैं जिनको 0 एनर्जी ही मिला, कुछ नहीं मिला। तो यस, ऐसे भी बीटा पार्टिकल्स हैं जिनको 0 एनर्जी मिला, ऑलमोस्ट बहुत ही कम एनर्जी मिला, ऑलमोस्ट 0 एनर्जी मिला। ऐसे भी बीटा पार्टिकल्स हैं जिनको कुछ एनर्जी मिला ही नहीं। वैसे नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स हैं n1। अच्छा, क्या ऐसे भी कोई बीटा पार्टिकल्स हैं जिनको पूरा का पूरा एनर्जी ही मिल गया हो, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ तो एनर्जी जो निकला, तो देखिए क्या ऐसे भी कुछ ये है क्या बीटा पार्टिकल्स हैं जिनको पूरा का पूरा एनर्जी ही मिल गया हो। जैसे लेट अस से पूरा का पूरा एनर्जी जो जो एनर्जी रिलीज हुआ वो मान लो कि है ई मैक्स, लेट अस से एनर्जी रिलीज हुआ ई मैक्स, लेट अस कॉल इट एज 500 किलो जूल। तो क्या ऐसे भी कुछ बीटा पार्टिकल्स हैं जिनको पूरा का पूरा 500 किलो जूल मिल गया। जैसे देखो न्यूक्लियर रिएक्शन ये जब हो रहा है, जब न्यूक्लियस के अंदर नेगेटिव बीटा डिके हो रहा है, लेट अस से आप ऐसे समझो कि कोई एक, जैसे ये वाली रिएक्शन हो रही है, तो एक ही न्यूक्लियस नहीं है ना,
like there are plenty amount of nucleus, there are plenty amount of this 50 phosphorus 1530, या फिर मैं एक नेगेटिव बीटा डीके का एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये है। अब आपने कुछ एक सैंपल लिया, तो उस सैंपल में ऐसा तो है नहीं कि भाई एक ही सोडियम 1124 है, राइट? करोड़ों सोडियम 1124 होंगे उसमें, तो करोड़ों सोडियम 1124 होंगे, है ना? बहुतों का हो रहा होगा निगेटिव बीटा डीके, बहुत सारे न्यूक्लियस का। तो लेट अस से कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है, लेट अस से Emax, मान लो हम इसको 500 किलो जूल अगर मान लेते हैं, तो ये तो एक न्यूक्लियस के डीके में इतना मिला, इतना रिलीज हुआ। ऐसे तो करोड़ों न्यूक्लियस हैं जिनका कि न्यूक्लियर डीके हो रहा है, ठीक है, उनका न्यूक्लियर डीके हो रहा है। तो अब ये कह रहा है कि भाई कुछ न्यूक्लियस ऐसे भी होंगे, कुछ न्यूक्लियस ऐसे भी होंगे जिसमें 500 किलो जूल में पूरा का पूरा 500 किलो जूल एंटी न्यूट्रिनो ने ले लिया, और इन दोनों को मिला जीरो, कुछ नहीं मिला। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि भाई सारा का सारा जो है वो इसी ने ले लिया, क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो ने ही ले लिया, और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव बीटा निकल रहा है उसको जीरो मिला। तो ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसीलिए, ठीक है। अच्छा, ऐसा ऐसा भी हो सकता है, इसी केस में ऐसा हो सकता है क्या कि जो 500 किलो जूल निकला, तो 500 किलो जूल में पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ही ले ले और एंटी न्यूट्रिनो को कुछ नहीं मिले, ऐसा पॉसिबिलिटी भी है क्या? तो ऐसा पॉसिबिलिटी है नेग्लिजिबल, ऐसा पॉसिबिलिटी है नेग्लिजिबल, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को, जो बीटा पार्टिकल है उसको जीरो एनर्जी मिले, पूरा का पूरा एंटी न्यूट्रिनो ले ले, ऐसा पॉसिबिलिटी है, बहुत है। n1 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, है ना, जिसमें कि बीटा पार्टिकल को कोई एनर्जी मिला ही नहीं, जीरो एनर्जी मिला, सारा का सारा एंटी न्यूट्रिनो ने रख लिया। पर क्या ऐसे पॉसिबिलिटी है कि पूरा का पूरा Emax जो है वो बीटा पार्टिकल को ही मिल जाए और न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो को कुछ नहीं मिले, जीरो मिले? ऐसा पॉसिबिलिटी क्या, ऐसा नंबर है? ऐसा नंबर ना के बराबर है, जीरो के बराबर है, ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल है। अच्छा, और डिफरेंट अलग अलग न्यूक्लियस के लिए अलग अलग करोड़ों न्यूक्लियाई हैं। तो किसी केस में जो है वो जैसे Emax का वैल्यू मान लेता हूँ मैं 500 किलो जूल है, तो बहुत सारे न्यूक्लियस हैं जिनको जीरो मिला, बहुत सारे बीटा पार्टिकल्स हैं जिनको जीरो मिला, ठीक है। कुछ ऐसे बीटा पार्टिकल्स हैं जिनको कि मान लो 100 किलो जूल मिला, कुछ ऐसे बीटा पार्टिकल्स हैं जिनको 250 किलो जूल मिला, कुछ ऐसे बहुत सारे बीटा पार्टिकल्स हैं जिनको 300 किलो जूल मिला, कुछ ऐसे भी बीटा पार्टिकल्स हैं जिनको 400 किलो जूल मिला। ऐसा नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ बीटा, ऐसा नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस है जिसमें कि क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा एनर्जी बीटा पार्टिकल को ही मिल गया, Emax मिल गया, ऐसा जीरो है ऑलमोस्ट पॉसिबिलिटी। तो ज्यादातर जो बीटा पार्टिकल्स हैं उनको कितना मिला एनर्जी? तो उनको मिलेगा Emax by 2 से कम। जैसे अगर Emax है अगर 500 किलो जूल, तो Emax by 2 कितना हुआ? Emax by 2 हो गया 250 किलो जूल। तो ज्यादातर जो बीटा पार्टिकल्स होंगे उनको 250 से कम ही मिलेगा, 250 से कम ही मिलेगा, ठीक है। मान लो ये 200 हो सकता है ना, 150 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ज्यादातर बीटा पार्टिकल्स को जो है ना वो आधा से कम ही मिला है। क्यों? बिकॉज बीटा पार्टिकल का मास ज्यादा है एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो से। न्यूट्रिनो जो है वो ज्यादा हल्का होता है ना, उसको ज्यादा एनर्जी वो ले लेगा, ठीक है। तो अगर मैं ज्यादा एनर्जी जो है वो न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो लेगा, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, अगर आप बोलो कि अच्छा सर अगर मैं ग्राफ बनाऊं नंबर ऑफ न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो का विथ दिस एनर्जी, यही वाली डायग्राम अगर हम बनाएं एंटी न्यूट्रिनो के लिए या न्यूट्रिनो के लिए, तो लेट अस से यहाँ पे हमने लिया नंबर ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, यहाँ पे हमने लिया मान लो नंबर ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, और इधर हमने लिया एनर्जी,
तो क्या ऐसे भी एंटी न्यूट्रिनो हैं जिनको की एनर्जी जीरो मिला, जिनको एनर्जी जीरो मिला? नहीं, ऐसे नेग्लिजिबल होंगे, है ना, ऐसे नेग्लिजिबल होंगे। अच्छा, क्या ऐसे भी एंटी न्यूट्रिनो हैं जिनको कि पूरा का पूरा ईमैक्स मिल गया? 500 किलो जूल अगर था ईमैक्स, मैक्सिमम एनर्जी अगर 500 किलो जूल था, तो क्या ऐसे भी हैं एंटी न्यूट्रिनो जिन्होंने पूरा ही उठा लिया, पूरा ही 500 किलो जूल ले लिया? मैं ईमैक्स लिख देता हूं, तो यस, ऐसे एंटी न्यूट्रिनो हैं। कितने हैं? जैसे N1 नंबर के केस में बीटा पार्टिकल्स को जीरो मिला था एनर्जी, दैट मीन्स N1 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में पूरा का पूरा एनर्जी जो है वो रख लिया था इसने, एंटी न्यूट्रिनो ने। तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और ये नंबर जो है, ये नंबर आपका हो जाएगा यस N1। तो N1 नंबर ऑफ है जिन्होंने की पूरा का पूरा एनर्जी रख लिया, ईमैक्स रख लिया, ठीक है। और कुछ ऐसे एंटी न्यूट्रिनो है जिन्होंने पूरा जिन्होंने जीरो एनर्जी लिया, ऐसे नेग्लिजिबल है। और ज्यादातर एंटी न्यूट्रिनो को कितना एनर्जी मिला? ज्यादातर एंटी न्यूट्रिनो को कितना एनर्जी मिला? इतना एनर्जी मिला, जो कि होगा Emax by 2 से ज्यादा, Emax by 2 से ज्यादा। अगर मान लो Emax है 500 किलो जूल, ठीक है, तो इसका हाफ कितना हुआ? 250 किलो जूल। तो 250 किलो जूल, तो ज्यादातर एंटी न्यूट्रिनो को 250 से ज्यादा मिलेगा, लाइक 300 350 ऐसा कुछ। तो ये ग्राफ जो है एक्चुअली तो ये ग्राफ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब दोनों तो इन्हीं दोनों में तो बट रहा है, तो दोनों को देख करके ये बनेगा। देखो N1 नंबर के केस में बीटा पार्टिकल्स को जीरो एनर्जी मिला, तो N1 नंबर के केस में एंटी न्यूट्रिनो को मैक्सिमम एनर्जी मिल गया, ठीक है। सो ये ग्राफ हो गया आपका एंटी न्यूट्रिनो, और दोनों अगर एक ही ये पे प्लॉट करोगे तो दोनों सेम ये पे प्लॉट करोगे तो बीटा पार्टिकल्स के लिए ये हुआ ग्राफ, और एंटी ग्राफ हो गया। हाँ बोलिए सर, एक बार ग्राफ फिर से दिखाएंगे? अरे तुम तो बोलने लग गए। हाँ, पहले तो बोल नहीं रहे थे तुम। सर, मोबाइल में शिफ्ट किया है वो। अच्छा, पीसी में नहीं चल रहा तो ओके 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 ओके। तो देखो, चलो एक बार फिर से बता रहा हूँ ग्राफ। देखिए, जैसे कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, डीके का ही मान लो एग्जांपल लेते हैं। इस सोडियम 1124 अगर डीके किया मैग्नीशियम 1224 प्लस, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ जिसको हम लोग नेगेटिव बीटा बोलते हैं, और ये एंटी न्यूट्रिनो रिलीज हुआ। मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल ले लेते हैं कुछ, कि मान लो इसमें 500 किलो जूल ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ, जिसको कि हम लोग Emax भी नाम देते हैं। सो दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस केस। मान लेते हैं कि ये है 500 किलो जूल, इसको ऐसे लिखते हैं, प्लस Emax, और इसकी वैल्यू हम एज्यूम कर ले रहे हैं, मान लो 500 किलो जूल। अब ये जो 500 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुआ, ये इन तीनों में बटेगा। वी आर एज्यूमिंग कि एनर्जी जो है वो इन्हीं तीनों में बट रहा है, ये एजम्पशन है, एंड वी आर एज्यूमिंग कि कोई दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी जैसे लाइट है, साउंड है, हीट है, उसमें नहीं कन्वर्ट हो रहा है। तो वी आर एज्यूमिंग कि ये जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इन्हीं तीनों में बट रहा है। तो अगर हम ऐसा एज्यूम करें तो क्या हुआ? देखो यहाँ पे तीन चीजों में बट रहा है, एंड वी नो, हमने पढ़ा है कि जब भी कोई लाइक क्या बोलते हैं, धमाका होता है, क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ या फिर एक्सप्लोजन हुआ, तो उस केस में लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। एंड इन दैट केस ये हमने पढ़ा है कि जो सबसे जितना ही ज्यादा छोटा होगा, जिसका मास जितना ही कम होगा, जितना ही ज्यादा उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, और जिसका मास जितना ही ज्यादा होगा उसको काइनेटिक एनर्जी उतना ही कम मिलेगा। तो यहाँ पे जो डॉटर न्यूक्लियस है, जैसे मैग्नीशियम 1224 या फिर हीलियम 23, इनका तो मास बहुत ज्यादा है,
कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और कंपेयर टू मास ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, तो इनको जो है वो बहुत ही कम एनर्जी मिलता है, नेग्लिजिबल मिलता है। तो मेनली जो बंटवारा होता है वो इन दोनों के बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के बीच में। अभी इन दोनों में किसका मास छोटा है? तो एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो का मास जो है वो काफी छोटा है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन का मास या पॉजिट्रॉन का मास से। तो एनर्जी का ज्यादा पार्ट जो है वो कौन लेगा? एनर्जी का ज्यादा पार्ट जो है वो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो लेगा, एंड जो स्मॉलर पार्ट है वही जाएगा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को। जैसे कि अब यहाँ पे जैसे मान लो एक सैंपल है, तो उसमें कोई एक ही न्यूक्लियस तो है नहीं, लाखों करोड़ों न्यूक्लियस हैं और वो डिके कर रहे हैं। तो एक न्यूक्लियस डिके होता है तो ईमैक्स रिलीज होता है। जब लाखों करोड़ों न्यूक्लियस हैं, सबका डिके हो रहा है, तो हर केस में इतना इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब ये एनर्जी रिलीज हुआ तो बटा इन दोनों में, मेनली इन दोनों में बटा। तो ये क्या ऐसा हो सकता है किसी केस में कि सारा का सारा ये जो एनर्जी है वो एंटी न्यूट्रिनो ले ले और इलेक्ट्रॉन को जो है वो एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो मिले? तो ऐसा पॉसिबल होता है, ऐसा पॉसिबल होता है। दिस यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ कि देयर आर सम नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, सम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर गेटिंग जीरो एनर्जी, सो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बीटा पार्टिकल्स हैं कि बीटा पार्टिकल्स को जीरो एनर्जी मिला। तो एनर्जी अगर बीटा पार्टिकल्स को जीरो मिला, डॉटर न्यूक्लियस जो है वो तो कुछ ले नहीं रहा है, नेग्लिजिबल ही ले रहा है, तो एनर्जी लिया किसने? तो सारा का सारी एनर्जी ले लिया किसने? न्यूट्रिनो ने या एंटी न्यूट्रिनो ने, ठीक है। अगर निगेटिव बीटा डिके की बात हो रही है तो एंटी न्यूट्रिनो, और अगर पॉजिटिव बीटा डिके की बात हो रही है तो न्यूट्रिनो। तो सारा का सारा एनर्जी किसने ले लिया? न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो ने ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात उठता है कि अच्छा भाई, क्या ऐसा पॉसिबल है कि सारा का सारा ये जो एनर्जी है, पूरा का पूरा ये जो एनर्जी रिलीज हुआ, वो पूरा एनर्जी इलेक्ट्रॉन ही ले ले, पूरा एनर्जी ले ले इलेक्ट्रॉन ही, सारा का सारा एनर्जी? तो पूरा का पूरा एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन ले ले, डेट मीन्स उस केस में एंटी न्यूट्रिनो को कितना मिला? जीरो। एंटी न्यूट्रिनो को कितना मिला? जीरो। और सारा का सारा ले लिया इलेक्ट्रॉन में। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? ऐसा पॉसिबिलिटी यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ कि ऐसा पॉसिबिलिटी बिल्कुल नेग्लिजिबल है। द नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स which are getting Emax, maximum kinetic energy, ऐसा नेग्लिजिबल बीटा पार्टिकल्स हैं, ना के बराबर है, जीरो है। सो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि न्यूट्रिनो को एंटी न्यूट्रिनो को कुछ एनर्जी मिले ही नहीं और सारा का सारा एनर्जी जो है वो रख ले इलेक्ट्रॉन। ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, ये देखो, ज्यादातर जो बीटा पार्टिकल्स हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स हैं, उनको कितना एनर्जी मिला है? तो उनको एनर्जी मिलेगा Emax by 2 से कम। वी आर डिनोटिंग इट बाई ई नॉट, Emax by 2 से कम। जैसे मान लो 500 किलो जूल अगर एनर्जी रिलीज हुआ था, 500 किलो जूल का हाफ कितना हुआ? 250 किलो जूल। तो ज्यादातर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स होंगे उनको 250 किलो जूल से कम एनर्जी मिलेगा। लाइक वो 200 हो सकता है, वो 175 किलो जूल हो सकता है। सो बट वो Emax by 2 से कम होगा। क्यों? बिकॉज बीटा पार्टिकल्स, मेनली बीटा पार्टिकल्स और न्यूट्रिनो, बीटा पार्टिकल्स और एंटी न्यूट्रिनो के बीच में वो डिवीजन हो रहा है, एंड चूंकि बीटा पार्टिकल्स का मास ज्यादा होता है एंटी न्यूट्रिनो से, सो दे आर गेटिंग लेस एनर्जी कंपैरेटिव टू दोज एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो। तो Emax by 2 से ज्यादातर जो बीटा पार्टिकल्स है उनको एनर्जी Emax by 2 से कम ही मिल रहा है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? हाँ सर। एंड यही ग्राफ अगर मैं बनाऊं नंबर ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, वाई एक्सिस पे अगर मैं लूं नंबर ऑफ एंटी न्यूट्रिनो एंड इधर एक्स एक्सिस पे एनर्जी लें, तो यही ग्राफ कैसा हो जाएगा? लाइक देखो, यही दो के बीच में ही डिवीजन हो रहा है, बीटा पार्टिकल्स और एंटी न्यूट्रिनो, इन्हीं दोनों के बीच में एनर्जी का मेनली डिवीजन हो रहा है। तो अगर n1 नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स को जीरो एनर्जी मिला है, दैट मींस n1 नंबर ऑफ एंटी न्यूट्रिनो को मैक्सिमम एनर्जी मिला है ना। मान लो कि अगर 500 किलो जूल Emax रिलीज हो रहा था और n1 नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स को कुछ मिला ही नहीं, जीरो मिला, तो यानी कि n1 नंबर ऑफ एंटी न्यूट्रिनो जो है उन्होंने पूरा का पूरा एनर्जी रख लिया 500 किलो जूल। तो ये Emax वाले वैल्यू पे नंबर ऑफ एंटी न्यूट्रिनो n1 आ जाएगा। Emax वाले वैल्यू पे नंबर ऑफ एंटी न्यूट्रिनो n1 आ जाएगा, ठीक है। एंड क्या ऐसे बीटा पार्टिकल्स हैं जिन्होंने पूरा का पूरा एनर्जी रख लिया हो? ना, ऑलमोस्ट जीरो।
तो क्या ऐसे बीटा ऐसा एंटी न्यूट्रिनो होगा जिनको कि कोई एनर्जी नहीं मिला, जीरो नहीं। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटी न्यूट्रिनो को कितना एनर्जी मिला है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटी न्यूट्रिनो को जो एनर्जी मिला है वो होगा Emax by 2 से ज्यादा। सो लेट अस कॉल इट एज E डैश। सो दिस इज Emax by 2 से ज्यादा। लाइक अगर Emax का वैल्यू है 500 किलो जूल, अगर Emax की वैल्यू है 500 किलो जूल, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एंटी न्यूट्रिनो है उनको एनर्जी मिल रहा है 500 किलो जूल का हाफ कितना हुआ? 250 किलो जूल। तो 250 किलो जूल से ज्यादा, लाइक इट में भी 275, इट में भी 300, है ना, इट में भी 350। सो ज्यादातर मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटी न्यूट्रिनो आर गेटिंग मोर देन Emax by 2। क्लियर है? हाँ सर। ओके 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 ओके। सो एक ही ये पे एक ही ग्राफ पे दोनों को अगर प्लॉट करें तो बीटा पार्टिकल्स के लिए ग्राफ ऐसा है एंड एंटी न्यूट्रिनो के लिए ग्राफ ऐसा है। n1 number of beta particles are getting zero energy, तो n1 number of anti neutrino are getting Emax। maximum number of beta particles are getting Emax by 2 से कम एनर्जी, maximum number of anti neutrinos are getting more than Emax by 2 एनर्जी। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। ओके ओके ओके। तो चलिए, अच्छा यही चीज लिखा है यहाँ पे वर्डिंग्स में भी कि दिस कर्व शोज दैट बीटा पार्टिकल्स this curve shows that beta particles are emitted with varying kinetic energy from 0 to a maximum value Emax. That means different beta particles are getting a different amount of energy, and its value may vary from 0 to Emax. Like there may be many beta particles which are getting zero energy, there may be some beta particles we may get Emax energy। हालांकि वो ग्राफ से दिखा कि वैसा नंबर नेग्लिजिबल आ रहा है, ऑलमोस्ट जीरो आ रहा है। However, the number of beta particles corresponding to Emax kinetic energy is almost negligible। वही लिखा है कि like the number of beta particles getting maximum kinetic energy is almost negligible। maximum number of beta particles को कितना एनर्जी मिलेगा? E naught which will be less than Emax by 2। Okay, so total energy released in beta decay from a given sample is constant, being equal to Emax। So this energy is shared in between beta particle and antineutrino with negligible amount going to the daughter nucleus। तो ये सब चीजें देखा ग्राफ में हमने, समझ गए? बोलिए। हाँ सर। ओके, सो आपका 12th जो है वो जल्दी खत्म होने पे है एंड बच्चे पढ़ते हैं हर एक साल फिर चले जाते हैं, बट वो कांटेक्ट में बने रहते हैं। आप चाहो तो फेसबुक पे जो है वो हमसे जुड़ सकते हो, ये सर्च करोगे आपको दिख जाएगा अमित IIT फिजिक्स। ठीक है याद रखना भी सिंपल है। सो इफेक्ट्स ऑफ पॉजिटिव बीटा डीके। इफेक्ट्स ऑफ पॉजिटिव बीटा डीके तो का तो इफेक्ट देख लिया ना हमने। पॉजिटिव बीटा डीके अगर होगा तो क्या हाँ होगा? सर। तो देख लिया था यार। पॉजिटिव बीटा डीके में जो है वो प्रोटॉन टूटता है न्यूट्रॉन में एंड पॉजिट्रॉन में, है ना। तो यहाँ पे जो है वो क्या होता है, प्रोटॉन टूट रहा है न्यूट्रॉन में, तो प्रोटॉन टूट रहा है न्यूट्रॉन में, तो यहाँ पे क्या होता है कि एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाता है एंड मास नंबर सेम रहता है। सो एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1 बिकॉज प्रोटॉन टूट रहा है, प्रोटॉन का नंबर कम हो रहा है। मास नंबर सेम रहता है बिकॉज प्रोटॉन टूटा न्यूट्रॉन में, तो चलो ठीक है, मास नंबर वही रह जाएगा। and parent nucleus and daughter nucleus will be isobar of each other because उनका mass number same है but atomic number different है, so they are isobar of each other, parent nucleus and daughter nucleus। and mass decreases by very small amount, like total mass of product will slightly be less than total mass of reactant। तो मास में थोड़ा सा लॉस होगा एंड वो मास में जो लॉस हुआ वही कन्वर्ट होता है एनर्जी में। तो हमने नेगेटिव बीटा डीके देख लिया, पॉजिटिव बीटा डीके देख लिया।
एंड बीटा डीके में ही एक थर्ड टाइप है, बीटा डीके में ही एक थर्ड टाइप है, वो है के कैप्चर। तो अब हम लोग देखेंगे के कैप्चर। ठीक है, बोलिए। हाँ सर, ठीक है। हाँ, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बोलिए, समझ में आया? ओके, तो चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं के कैप्चर। तो के कैप्चर, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, के कैप्चर मतलब के शेल के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया जा रहा है। इसको कैप्चर किया जा रहा है, के शेल के इलेक्ट्रॉन को। कौन कैप्चर कर रहा है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस करेगा कैप्चर, है ना। नाम से ही पता चल रहा है के कैप्चर। तो के का क्या कैप्चर? के शेल के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया जा रहा है। एंड कौन कैप्चर करेगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो के शेल के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और जो के शेल का इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर जाएगा न्यूक्लियस में। तो भाई क्यों करेगा न्यूक्लियस ऐसा? कब करेगा? न्यूक्लियस जो है वो ऐसा तब करेगा जब न्यूक्लियस पे कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव चार्ज हो, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। दैट मीन्स स्टेबिलिटी के लिए जितना प्रोटॉन चाहिए, जितना प्रोटॉन चाहिए उससे ज्यादा प्रोटॉन है अगर न्यूक्लियस के अंदर, तो पॉसिबिलिटी है कि वो के शेल के इलेक्ट्रॉन को खींच ले। तो सो के कैप्चर वैसे न्यूक्लियस के अंदर होगा जिसमें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो देन दैट रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है। एंड अभी अभी तो आपने पढ़ा कि भाई जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे वो पॉजिट्रॉन भी इमिट कर सकता है। लाइक जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे उसमें तो न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन में वो टूट सकता है। सो उसकी पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो पॉजिट्रॉन इमिट करे, मतलब पॉजिटिव बीटा डीके करे। सो जो न्यूक्लियस पॉजिटिव बीटा डीके करने वाला होता है उसी में चांसेस होते हैं कि वो के कैप्चर कर ले। So in this phenomenon, an electron from K shell of an atom falls into nucleus, और जब ये न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो क्या करेगा? वो एक प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर देगा। एंड ये रिएक्शन जो है वो यहाँ पे, दिस रिएक्शन विल हैपन, है ना। ये देखो, दिस phenomenon occurs in those nuclei which are likely to emit positron, that means which are likely to undergo positive beta decay। तो ये के शेल के इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहा है एंड प्रोटॉन, और उस केस में क्या रिएक्शन होगा? तो ये एक प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर देगा ये इलेक्ट्रॉन, तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिल करके बन जाएंगे। देखो मैंने बताया था किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में टोटल चार्ज जो होता है वो कंजर्व्ड होता है। तो इधर प्रोटॉन पे चार्ज हो गया +1 एंड इलेक्ट्रॉन जो जंप किया न्यूक्लियस में उस पे चार्ज है -1, तो दोनों मिलकर ये चार्ज हो गया 0। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हो गया उसमें टोटल चार्ज 0 होगा। सो ये बन जाता है न्यूट्रॉन एंड टोटल मास नंबर भी कंजर्व्ड होता है। तो यहाँ पे देखिए मास नंबर, ये प्रोटॉन है एक, इधर न्यूट्रॉन है। सो किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में मास नंबर भी कंजर्व्ड होता है एंड चार्ज तो कंजर्व्ड होता ही है। सो ये हो गया, और यहाँ पे जो है एक न्यूट्रिनो भी इमिट होता है। तो यहाँ पे इमिट होता है न्यूट्रिनो। अच्छा, तो ये रिएक्शन होता है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन मिलकर के बन जाते हैं न्यूट्रॉन और इमिट होता है न्यूट्रिनो। सो अब ये बताओ कि भाई इलेक्ट्रॉन जब के शेल का जंप कर गया न्यूक्लियस में तो के शेल में हो गया वैकेंसी, और जब के शेल में वैकेंसी होगा then electrons from higher energy orbits they will jump to the K shell, and you know that when electrons from higher energy shell jump to the K shell, then in that case characteristic X-ray will be emitted। characteristic X-ray हमने पढ़ा था X-ray में, तो characteristic X-ray emit होगा हम लोग, तो जिसमें कि लाइक अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से जंप करता है लोअर एनर्जी ऑर्बिट पे, तो जो डिफरेंस इन एनर्जी है डेल्टा ई की जो वैल्यू है उतने एनर्जी का फोटोन इमिट होगा, और वो उस फोटोन को ही हम लोग बोलते हैं एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इसलिए नाम देते हैं बिकॉज दैट विल बी ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, उसका वेवलेंथ कितना होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट पे जंप किया है
एंड वो मटेरियल कौन सा है, मतलब z का वैल्यू कितना है। सो के कैप्चर जब भी होगा तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इमिट होगा। तो वही लिखा है, इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू फिल द वैकेंसी, electron will jump from higher energy orbit to fill the vacancy in K cell, and in this case they will release characteristic X-ray. So what are the effects of K capture? Effects of K capture क्या होगा, तो एक प्रोटॉन न्यूट्रलाइज हो गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एक से कम हो गया, सो एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1, सो एटॉमिक नंबर विल डिक्रीज बाय 1। मास नंबर जो है वो वही रहेगा बिकॉज प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो मास नंबर तो वही रहेगा। एंड पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई, अब चूंकि एटॉमिक नंबर चेंज हो गया ना, इसके जंप करने से प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ ना न्यूट्रॉन में, तो एटॉमिक नंबर एक से कम हो गया, मास नंबर वही है। सो देयरफॉर पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई दे विल बी आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। एंड आफ्टर के कैप्चर क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इज इमिटेड। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ के कैप्चर। बोलिए क्लियर है, क्लियर है बताइए। हाँ सर। चलो सो ओके ओके ओके, तो देखो हम लोगों ने क्या किया कि अल्फा डीके देख लिया। अल्फा डीके जो है वो लास्ट क्लास के हुआ था, जो इसके पहले जो क्लास हुआ था उसमें लास्ट में कवर हुआ था अल्फा डीके, तो वो आप देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग। तो हमारा अल्फा डीके कवर हो गया। बीटा डीके में 3 पार्ट था, नेगेटिव बीटा डीके, पॉजिटिव बीटा डीके एंड के कैप्चर। तो ये हम लोगों ने तीनों देख लिया। और अब जो है वो है गामा डीके।